सशक्त निर्माण चाहे इमारत का हो या देश का, एक एक ईंट और एक एक फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यही देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार, जो कि दूसरे कार्यकाल में अपने पिछले एक साल में कई योजनाओं के द्वारा उन्होंने ये साबित किया है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले एक साल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। कोविड-19 की महामारी के वक्त किस तरह से सशक्त रणनीति के साथ उससे निपटा, उसका सामना किया और अब अर्थव्यवस्था को पुरजोर तरीके से वापस पटरी पर लाने के लिए कई तरह की योजनाएं जिस तरह से सामने आ रही हैं, भारत का लोहा पूरा विश्व मान रहा है। और यही कारण है कि G7 देशों में भारत को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। पिछला एक साल दूसरे कार्यकाल का केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का किस तरह रहा, उसी पर चर्चा करेंगे हम हमारे आज के खास कार्यक्रम में। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बात करेंगे, जैसे कि हमने कहा कि ये साल बहुत ही ऐतिहासिक रहा। अगर हम देश के हितों के बारे में बात करें, कई अमेंडमेंट्स हुए, कई लॉज बने, जैसे कि आर्टिकल 370, 35A, ट्रिपल तलाक, CAA। कैसे देखते हैं आप इन्हें? ये एक साल पहले हिंदुस्तान के प्रजातांत्रिक इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा गया और शायद दशकों बाद देश में ऐसी परिस्थिति बनी कि दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ लगातार सरकार बनाने का एक कीर्तिमान स्थापित हुआ। और ये चमत्कार माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और 2014 से लेकर 2019 का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में जो उपलब्धियां हुई और जिस उपलब्धि की वजह से जनता ने दोबारा मौका दिया, और एक दौर था 2014 में, आज याद करता हूं कि राजनीतिक उथल पुथल का दौर था, एक प्रकार से नीति और रीति में परिवर्तन का दौर था, भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था से उपजा असंतोष था जो व्यापक रूप से आ रहा था। और 14 में उम्मीदें थी, पूर्ण बहुमत मिला नरेंद्र मोदी जी को। और उस समय उस कार्यकाल को जब हम याद करते हैं, जो फाउंडेशन था इस देश में, यदि ये कहा जाए कि इस 5 साल का जो बहुमत मिला 19 में, उसके लिए जो फाउंडेशन रखा, गरीबों की उम्मीद आशाएं, पहली बार हुआ कि 30 करोड़ लोगों के खाते खोले गए। और खाते खोलने का मतलब है कि डीबीटी में सीधे उनके खाते में पैसा जमा करने की योजना की शुरुआत हुई। गरीबों के जीवन में एक आशा और उम्मीद की किरण जगी कि हम कैसे बैंक के खाते खोलें। मुफ्त गैस कनेक्शन लोगों को देने का काम हुआ, 10 करोड़ घरों तक शौचालय का निर्माण हुआ, मुफ्त में उनके बिजली देने का काम हुआ। और गरीबों के जीवन में एक व्यापक परिवर्तन, स्वच्छता के साथ साथ उनके स्वाभिमान से जीने का अवसर आया। और वही 14 से 19 का कार्यकाल, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और दूसरा वन रैंक वन पेंशन की बात आई। देश में एक देश एक कानून GST का जो बना, और उसके साथ सबसे बड़ा निर्णय लिया गया, किसानों को उनके लागत उपज का बेहतर कीमत मिले, 1.5 गुना ज़्यादा कीमत मिले। तो ये MSP को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया। और उसका असर हुआ कि 2019, जिसकी चर्चा आप शुरू कर रहे हैं, 19 में 303 का एक प्रबल और प्रचंड बहुमत मोदी जी के साथ मिला। और एक उत्साह के साथ, एक उमंग के साथ एक ऐसा वातावरण देश में बना कि पूरे देश और दुनिया में आन बान शान मोदी जी ने देश का सम्मान बढ़ाया। और ये सम्मान के साथ ही साथ जो बड़े निर्णय लिए जाने थे, जिसकी प्रतीक्षा न केवल दशकों से, मैं उसको कहूँगा कि सदियों से जिसकी प्रतीक्षा हो रही थी, ऐसे कानून और ऐसे नियम भी बने और ऐसे निर्णय लिए गए। 370 एक ऐतिहासिक निर्णय था जब पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत के साथ पास हुआ, 35A पास हुआ। ये उम्मीदें और ये विश्वास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस मामले के शुरू किया कि इस देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, उसकी समाप्ति और देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदें जिस पे टिकी हुई थी, वो 370 का काम, 35A का काम, ट्रिपल तलाक, कहीं ना कहीं महिलाओं के उस जीवन में
एक खुशी का अवसर आया जब ट्रिपल तलाक का बिल पास हुआ। कई 10 सदियों निकल गए। अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण की कल्पना एक सपना था। उस सपना को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक नया रास्ता दिखाया कि हम कैसे कर सकते हैं। नागरिकता संशोधन कानून, वो चाहे बांग्लादेश में रहने वाले लोग हो, अफगानिस्तान में रहने वाले लोग हो, पाकिस्तान में रहने वाले लोग हों, यदि वो प्रताड़ित हैं वहाँ पे धर्म के आधार पे, तो उनको हिंदुस्तान में नागरिकता मिलने का एक नया रास्ता खुला, एक नया रास्ता उनके लिए सामने आया। और ये ऐसे निर्णय हैं जो वर्षों याद किए जाएंगे, जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय थे। लद्दाख को स्वशासी राज्य का दर्जा देना, ये ऐसे बड़े निर्णय थे जो एक साल के अंदर, इस एक साल को स्वर्णिम काल मैं इसलिए कहता हूँ कि स्वर्णिम काल इसलिए है कि ऐसे ऐतिहासिक और बड़े निर्णय लेने की हिम्मत और हौसला जिस प्रधानमंत्री में है, नरेंद्र मोदी जी को हम इसलिए धन्यवाद देते हैं कि ये निर्णय निश्चित रूप से एक माइलस्टोन के रूप में देश में हमेशा लिखा जाएगा और इसको याद किया जाएगा। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी बातें, आर्थिक स्वावलंबन की बात होती है, और अभी एक साल में जो बड़े निर्णय और इसका क्रियान्वयन करने की बात हुई है, और एक इसी के साथ कोरोना का एक पूरे विश्वव्यापी महामारी का एक प्रचंड रूप हमने देखा। अर्थव्यवस्था को, दुनिया को टूटते हुए देखा, जहां 60 लाख 65 लाख से ज़्यादा लोग दुनिया के अंदर पीड़ित हैं, जहां मौत भी 4 लाख से ऊपर हो गया। ऐसे समय में मोदी जी का एक निर्णय, उन्होंने जो निर्णय लिया लॉकडाउन का, समय पर निर्णय लेना और उसका क्रियान्वयन करना, और देश जननेता वो होता है, प्रधानमंत्री का बात के साथ साथ मोदी जी एक जननेता के रूप में देश में और विश्व में यदि स्थापित है तो देश उनके साथ खड़ा हुआ, और पूरा लॉकडाउन में पूरा देश उनके साथ रहा, पूरे देश की जनता ने उनको हाथों हाथ लिया। और आज हम कह सकते हैं कि इसमें देश ने 130 करोड़ की आबादी वाला देश, छोटे छोटे यूरोप के देशों में जो आज स्थिति बनी हुई है, अमेरिका में जो स्थिति बनी है, 60 लाख से ज़्यादा लोग, हिंदुस्तान ने उसको सीमित करने में सफलता हासिल की, और उसके मुकाबले खड़े होने के लिए आज एक के अगेंस्ट में 600 से ज़्यादा लैब हमारे हो गए, 1 लाख से ऊपर टेस्ट की फैसिलिटी हो गई, पीपी किट 1 करोड़ तक की क्षमता हमने स्थापित कर दिया। और ये चमत्कार एक साल के अंदर, क्योंकि ये बीमारी अचानक आने से और इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन क्षेत्रों का भी हमने अनुमान लगाया, मोदी जी ने अनुमान लगाया। और गिरते हुए अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आम आदमी को, एक गरीब से गरीब व्यक्ति को क्या मदद हो सकता है, एक किसान को क्या मदद हो सकता है, एक महिला को हम क्या मदद कर सकते हैं, इन योजनाओं में उन्होंने बड़े पैकेज, न केवल गरीब कल्याण के लिए उन्होंने योजना बनाई, 1,70,000 करोड़ के पैकेज जब प्रधानमंत्री जी ने लागू किया, इसमें गरीब लोगों के लिए 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने की योजना, जिसमें कोई भूखा ना सोए, और यदि काम बंद है तो उनके घर में बेहतर व्यवस्था हो सकती है। 20 करोड़ से ज़्यादा हमारे महिलाओं के लिए, बहनों के लिए जनधन के खाते उनके खोले गए, उनके खाते में 500 रुपया हर महीने डालकर 3 महीने डालने के लिए करीब करीब एक बड़ी योजना में 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम हुआ। और उनके डॉक्टर साहब माफ़ी चाहेंगे, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हम पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं बलदावर साहू मुंगेली जिले से बोल रहा हूँ। जी साहू जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? बोलिए। पहले तो मेरा ये है कि केंद्र सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और क्या है कि हम लोगों को और आगे क्या अपेक्षा है और क्या ये कर सकते हैं, ऐसे सकते हैं मेरा प्रश्न। हम सबको इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए, मुंगेली वालों को खास तौर से, कि अभी कोरोना का जो प्रभाव दिख रहा है मुंगेली ज़िले में, बिलासपुर संभाग में, राजनांदगांव क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ मजदूर ज़्यादा है, तो उनकी चिंता भी करना है और अपने को भी सावधानी लगाना है, मास्क भी लगा के रखना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, और जो दूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, इसका भी पालन करना है। हम सुरक्षित रहें और सुरक्षित रह के अपने खेती किसानी का भी काम भी करें, और जो लोग पीड़ित हैं उनकी सेवा भी करें, उनको मदद, मैं जानता हूँ आप लोग कर रहे हैं,
गांव-गांव में लोग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मत। अभी आने वाले 6 महीने के लिए सावधानी ज़रूरी है, मास्क ज़रूरी है, सैनिटाइज़र का यूज़ ज़रूरी है। इसके साथ हम बाकी काम भी करते रहें तो निश्चित रूप से जो मोदी जी का संदेश है और मोदी जी ने जो कहा है कि किसानों के खाते में 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 2,000 रुपया डाल के, और करीब करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में अभी तक 72,000 करोड़ की राशि मोदी जी ने डाला है। 8 करोड़ से ज़्यादा हमारी बहनों को LPG निःशुल्क देने की योजना जो मोदी जी की थी उसका लाभ लेना है। और इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार की जितनी योजना है, राज्य सरकार की भी जो योजना है, उनके साथ जुड़ के हम बेहतर तरीके से काम करें। आपने राज्य सरकार की बात की, तो अगर हम देखें आपका भी 15 साल का एक जो कार्यकाल रहा, और उस वक्त भी अगर हम छत्तीसगढ़ को देखें तो एक बहुत ही अलग ऊंचाइयों को छत्तीसगढ़ ने छुआ है, और आपकी भी एक छवि एक जन नेता के रूप में रही है। तो आप छत्तीसगढ़ के उस जर्नी को कैसे देखते हैं? छत्तीसगढ़ 2000 में छत्तीसगढ़ के जन्म हुआ, और इस जन्म छत्तीसगढ़ के निर्माण करने वाले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करता हूं, जिन्होंने 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। और निर्माण के बाद भारतीय जनता पार्टी को 2003 से लेकर 2018 तक ये 15 साल मौका मिला, और हमने उस छत्तीसगढ़ को, जिसे पिछड़ा छत्तीसगढ़ कहा जाता था, जिसे पलायन करने वाला छत्तीसगढ़ कहा जाता था, जिसे गरीब छत्तीसगढ़ कहा जाता था, उस छत्तीसगढ़ को एक ऊंचाई पे पहुंचाने का काम, कहाँ 16 जिले थे, 27 जिले का निर्माण हो गया। 100 तहसील थे, उसको बढ़ा के 150 से ज़्यादा तहसील का निर्माण काम शुरू किया। कहाँ बिजली का उत्पादन 4,000 मेगावाट होता था, 20,000 मेगावाट तक उत्पादन हुआ। पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए सिर्फ और सिर्फ 60,000 70,000 पंप कनेक्शन थे। वो कनेक्शन 15 साल में बढ़ के 60,000 70,000 पंप कनेक्शन 4,50,000 पंप कनेक्शन छत्तीसगढ़ में इस दौरान हुआ। लाइन का विस्तार हुआ। 1,200 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 1,200 से बढ़ के सीधा 21,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना। 30,000 किलोमीटर कुल पक्की सड़कें थी। ये 15 साल के अंदर 60,000 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण भी इस दौरान हमने करके छत्तीसगढ़ को एक बेहतर कनेक्टिविटी देने का काम हमने किया। 2 मेडिकल कॉलेज से 10 मेडिकल कॉलेज हो गए। आज जिस बात के लिए गौरव करते हैं हम, आज जिस बात के लिए सोचते हैं कि इतना बड़ा कोरोना का संकट से छत्तीसगढ़ कैसे जूझ रहा है, उसका एक जवाब है एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना। और उस स्थापना का असर देखिए अब हो रहा है कि जो उस समय के निर्णय थे, सुषमा स्वराज को मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा कि सुषमा जी ने निर्णय लिया और निर्णय का क्रियान्वयन किया कि आज छत्तीसगढ़ को एम्स मिला, IIT मिला छत्तीसगढ़ को, NIT मिला छत्तीसगढ़ को, IIM मिला छत्तीसगढ़ को। ये नेशनल इंस्टीट्यूट का असर दूरगामी डेवलपमेंट के लिए एक फाउंडेशन के रूप में होता है। 2 मेडिकल कॉलेज से 10 मेडिकल कॉलेज, 100 लड़के डॉक्टर बनते थे हमारे यहाँ, आज 1100 बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। 14 पॉलिटेक्निकल थे, उससे 50 पॉलिटेक्निकल हो गए। इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या 6 गुना बढ़ गई। नर्सिंग इंस्टीट्यूट, एक नर्सिंग कॉलेज था मुश्किल से, आज 4 दर्जन 5 दर्जन नर्सिंग इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ में स्थापित हो गए। स्कूलों की संख्या, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, मैं छत्तीसगढ़ पे बोलने की इतनी ज़रूरत नहीं समझता, मगर एक आधार जो छत्तीसगढ़ का बनना था, जो फाउंडेशन बनना था, उस फाउंडेशन को मजबूती के साथ, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, एजुकेशन के हब के रूप में हो, बस्तर सरगुजा में एक नए तरीके से वहाँ पे एजुकेशन का एक बड़ा हब बनाने का काम हुआ। वहाँ पे स्टील प्लांट की स्थापना के लिए जो काम हुआ, आज नगरनार का स्टील प्लांट अपने आप में भिलाई के बराबर एक स्टील प्लांट का निर्माण, वहाँ का मेडिकल कॉलेज की स्थापना बस्तर और सरगुजा जैसे रिमोट एरिया में, पूरी IT की कनेक्टिविटी देने के लिए, टेलीकॉम और इस सेक्टर को बढ़ा देने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ को हमने 10,000 पंचायतों को जोड़ने का काम किया। आज ये 10,000 पंचायत इंटरनेट से जुड़ गए हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्र की तुलना करें तो गांव के लोग ज़्यादा 10% इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट के मापदंड है। जहां ड्रॉप आउट रेट, एक आप कल्पना करें कि उस 15 साल में एजुकेशन की उपलब्धि का एक एग्जाम्पल सिर्फ दूंगा कि ड्रॉप आउट
रेट 11% था, 11 बच्चे ड्रॉप आउट करते थे, और ये 18 आते आते ड्रॉप आउट रेट घट के 1% हो गया। तो बहुत बड़ी ये अपने आप में वो माइलस्टोन बताता है। IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन 50% से 30% माल न्यूट्रिशन पूरे देश ने इस बात की सराहा किया है। और हेल्थ के जितने इंडिकेटर हैं उसको घटने का वजह है कि उनके लिए पोषित आहार देने का आंगनवाड़ी, और आंगनवाड़ी के नीचे फुलवाड़ी की स्थापना, और फुलवाड़ी में भी व्यवस्थित तरीके से उनके लिए सारे सिस्टम को डेवलप करने का काम किया। तो उसका असर हुआ कि एक छत्तीसगढ़ एक बेहतर छत्तीसगढ़ के रूप में देश के सामने, दुनिया के सामने आया, और आज अपने पैरों में खड़ा होकर छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ को हम ये कह सकते हैं कि मजबूती के साथ न केवल उद्योग के क्षेत्र में बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी उतना ही तेजी के साथ खड़ा हुआ है कि आज हम पूरे देश के 6-7 राज्यों को चावल हम यहीं से देते हैं। सब्जी का उत्पादन बढ़ा है। स्टील में, सीमेंट में, एल्युमिनियम में देश के सबसे बड़ा शेयर यदि किसी सेक्टर में छत्तीसगढ़ का है तो ये कोर सेक्टर में हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, तो आज देश के बड़ा हिस्सा स्टील का निर्माण हम 14-15% स्टील कर रहे हैं, एल्युमिनियम कर रहे हैं, सीमेंट का उत्पादन हम कर रहे हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ छत्तीसगढ़ ने, तो वो 15 साल का जो अवसर छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया और उसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिला। जी, जैसे आपने बताया कि जिस तरह से आप भी जन नेता थे और आपका जो विजन था उससे छत्तीसगढ़ एक सोपान पर पहुंचा, उन्नति के सोपान पर। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जी की, तो उनका विजन भी है। अगर वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक आम इंसान की, अगर किसान की बात करें, श्रमिक की बात करें, उनके बारे में भी सोचते हैं। और अभी अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो आत्मनिर्भर होने की जो उन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? एक मोदी जी और मोदी जी की सोच, और ख़ास तौर से उस दौर में जब कोरोना का संकट से अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की चौपट हुई है, उत्पादन गिरा है, मजदूर बाहर गए हैं, उसको फिर से वापस पटरी में लाने के लिए जो कार्य योजना बनाई गई, और उस कार्य योजना में न केवल उनके लिए भोजन की व्यवस्था हुई कि चावल दे दिया, दाल दे दिया, उनके लिए गैस सिलेंडर, बहनों को 8 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को 8 करोड़ गैस सिलेंडर उनको दे दिया। किसानों के खाते में अभी तक के 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 72,000 करोड़ की राशि डाल दी। ये तो है, और उसके साथ ही साथ जो बड़ा निर्णय लिया, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज देने की बात हुई, और ये पैकेज न केवल छोटे, मध्यम और माइक्रो लेवल के इंडस्ट्री के लिए, MSME को हेल्प करने के लिए, ये ऐसा सेक्टर है MSME जिस पे देश के करीब करीब 11 करोड़ लोग सीधा जुड़े हुए हैं। 11 करोड़ के आबादी का रोजगार उससे जुड़ा हुआ है, और इसमें पूरे हिंदुस्तान का जितना भी श्रम है उसी में लगा हुआ है। इसको एक बड़ा नुकसान पड़ा, ये जो बड़ा लाभ जो मिल रहा है, 3 लाख करोड़ रुपया, जो 20 लाख करोड़ में से जो बड़ा शेयर था, उनमें इस सेक्टर में लोगों को मदद कैसे किया जा सकता है, उनके लिए आर्थिक रूप से, और ये कंडीशन भी इन्होंने ऐसा रखा है कि आप बैंक से लेते हैं 4 साल के लिए कर्ज लेते हैं, 1 साल तक आपको इंटरेस्ट पटाने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट कोलेट्रल, किसी प्रकार के आपको उसमें किसी को गारंटी लेने की ज़रूरत नहीं है, और विदाउट कोलेट्रल ये फंडिंग की व्यवस्था जिस प्रकार हो रही है, तो उससे मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में और ख़ास तौर से आर्थिक पैकेज, देश के फाइनेंशियल लिक्विडिटी कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो लिक्विडिटी 20 लाख करोड़ का फंड जब इकोनॉमी में फ्लो करेगा, इकोनॉमी के अंदर आएगा, जैसे एक बड़ा सेक्टर होता है पावर का सेक्टर, पावर में डिस्कॉम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है, ये पूरे हिंदुस्तान के उस नेटवर्क को चलाने वाला डिस्कॉम कंपनी, 90,000 करोड़ का उस डिस्कॉम कंपनी के सर्वाइवल के लिए, उसको बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, उसको आगे बढ़ के कैसे काम करता है, 90,000 करोड़ का पैकेज इसके लिए जब दिया जाता है, तो वो उससे जुड़े हुए हजारों किसानों तक ये पहुंचने का काम करता है। बिजली का उत्पादन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन के जो काम होता है, और ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, इस पैकेज में इंटरेस्ट 2 लाख करोड़ किसानों को, खास तौर से जो किसान क्रेडिट कार्ड जो लेते हैं
उनके लिए विशेष सुविधा, इंटरेस्ट में सब्सिडी देने का काम, टेस्ट जो ड्यूज हो गए थे जिनके पास कर्ज लिया था और उसकी किस्तें पटानी थी, उसको 4 महीने के लिए बढ़ाने का काम किया है। और ये एक बड़ा पैकेज किसान, मजदूर, गरीब और समाज के सभी वर्गों को देकर ये इस बात को आश्वस्त किया कि कम से कम कोरोना काल में जो पीड़ित लोग हैं वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और फिर इंडस्ट्री वापस पटरी पे आ सके। कितना बड़ा अभियान चला, आप कल्पना कर सकते हैं कि कोरोना का प्रभाव पड़ने के बाद आप 4000 से ज़्यादा ट्रेन, 4480 का आज तक का रिकॉर्ड है कि मजदूरों को अलग अलग राज्यों से उनके गांव तक ले जाने, 60 लाख मजदूरों को शिफ्ट करना, 60 लाख मजदूरों को व्यवस्थित वहां तक पहुंचाना और फिर उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करना। जिस प्रकार से तनाव हो गया था, लोग पैदल आ रहे थे, 2 दिन तक के मंजर हमने देखा, कितनी कठिन दिक्कत थी। उस मंजर से मुक्त दिलाने के लिए रातों रात रोज़ 300 से 400 ट्रेनें स्टार्ट की गई। तो ये एक बड़ा मैनेजमेंट इस देश में, जहाँ 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसको व्यवस्थित करना, टेस्ट को ठीक ठाक करना, टेस्ट की कैपेसिटी और क्षमता बढ़ाना, इन सारे विषयों को लेकर जिस प्रकार की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बनाई और राज्य सरकारों का भी योगदान था, क्योंकि इसमें जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, चाहे जिस भी राजनीतिक दल की सरकार हो, जब तक बेहतर तालमेल के साथ हम इसका क्रियान्वयन करने में सफल नहीं होंगे, तब तक ये इतना बड़ा संकट जो कोरोना का आया था, जिसमें आर्थिक रूप से हमारी स्थिति खराब हुई थी, और इसके बाद भी डेथ रेट यदि हम देखें दुनिया के सारे विकसित देश, अमेरिका का देख रहा था मैं, ब्रिटेन का देख रहा था, जापान का देख रहा था, ब्राज़ील का देख रहा था, 2.8% हमारे यहाँ है और बाकी जगह 5, 6, 7, 8% तक डेथ का रेट आ रहा है। तो ये अपने आप में बताता है कि बेहतर मैनेजमेंट, लोगों को सतर्क करना, और प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़कर लोग मजाक उड़ाते हैं कि थाली बजाने से क्या होता है, दिए जलाने से क्या होता है। जब देश को एक सूत्र में बांधना है, देश को जब एक साथ जोड़ना है, तो इसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता कि पूरा हिंदुस्तान अपने घर से बाहर निकल के घंटी बजा रहा है, दिए जला रहा है। तो ये दिखाता है कि भारत एक है और जन मन में जिस प्रकार जनता के मन में, जनता के दिल में एक विश्वास लीडरशिप के प्रति है कि उसकी एक आवाज़ में बाहर आते हैं, तो ये सामूहिक लड़ाई से ही जीता जा सकता है। सरकारें सब कुछ कर लेगी, ये कहना ठीक नहीं है और कठिन काम है, जब तक जनता साथ नहीं होगी, और जनता ने साथ दिया। जी, हम आपसे बातचीत का दौर अपना जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के पिछले 1 साल के कार्यकाल में उनकी योजनाओं के बारे में। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। जी जी, कौन बोल रहे हैं? एस कुमार साहू। जी साहू जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? कुरुद धमतरी से बोल रही हूँ। जी जी, डॉक्टर साहब बोलिए सर। नमस्कार नमस्कार। क्या है कि आपको पहले साल की तो बधाई सर।
धन्यवाद, आगे बोलिए। क्या है, अभी योजना चल रहा है मोदी जी का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओ, बहुत अच्छा योजना है साहब। हाँ हाँ। लेकिन क्या है, अब युवा मन के बारे में कुछ आगे और क्या है योजना तेकर बारे में बताते हो डॉक्टर साहब? हाँ, न केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बल्कि देश के युवा शक्ति और देश के युवकों के लिए खास तौर से जो ऐसे युवक हैं जो आगे भविष्य में बढ़ के खेती के क्षेत्र में बेहतर काम करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहते हैं, छोटे मोटे इंडस्ट्री और छोटे मोटे स्वयं रोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर ट्रेनिंग की व्यवस्था, प्रशिक्षण की व्यवस्था, उनके लिए माइक्रो लेवल में, छोटे स्तर में, बड़े स्तर में फाइनेंस की व्यवस्था, और ये इंडस्ट्री के साथ जुड़ के या एग्रीकल्चर सेक्टर में ही बेहतर हम अपना व्यवसाय जोड़ने का काम कर सकते हैं। एजुकेशन के जितने इंस्टीट्यूट खड़े हुए हैं आज देश में और छत्तीसगढ़ में, उस इंस्टीट्यूट का ज़्यादा से ज़्यादा नवयुवक लाभ लेके अपने पढ़ाई को पहले मजबूत करें, पढ़ाई करें, और उसके बाद जिस क्षेत्र में भी जाना है एक व्यापक रूप से उससे जुड़ने का काम करें। जी डॉक्टर साहब, हम अगर बात करें प्रधानमंत्री जी के, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने CII के एनुअल सेशन में अगर बात की तो वहाँ उन्होंने 5I का एक मॉडल दिया है, और कृषि के क्षेत्र में भी, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और किस तरह से किसानों को लोगों से जोड़ा जाए और किसानों के लिए किस तरह की और सुविधाएं दी जाएं, कौन सी योजनाएं बने जिनसे कि उनको फसल बेचना है। जैसे कि उन्होंने कहा कि अभी जो नए अमेंडमेंट्स हुए हैं कि कोई भी किसान किसी भी राज्य में अपनी फसल जो है वो अपने दाम पर, अपनी मनमानी दाम पर जब वो चाहे तब वो बेच सकता है। तो ये जो विजन है उनका कि एक जहाँ वो एक इंडस्ट्री को भी जोड़ रहे हैं, बड़ी इंडस्ट्री को भी, और एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि हमारी नींव है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो इतना ज़्यादा सामंजस्य आपस में, किस तरह से उनके विजन को आप देखते हैं, इस पे आपका जवाब हम चाहेंगे। लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, हम उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जय जोहार, प्रणाम दीदी। जी प्रणाम, पूछिए। रमन सिंह भीला, पूर्व मुख्यमंत्री भीला, अमर कुदले, जय जोहार, प्रणाम है। जय जोहार, नमस्कार, बोलिए साहब। बस आपकी जो 15 वर्ष का कार्यकाल था ना, वो बहुत सुचारू रूप से अच्छे ही योगदान देकर के कार्य किए हैं सर। अच्छा, धन्यवाद। और आगे भी हम यही चाहते हैं कि आने वाला ये में भविष्य में हाँ जी आपका भी साथ रहे, और केंद्र सरकार की जो योजना चल रही है हाँ, उसके लिए भी जैसे आप 15 साल किए वैसे ये करने के लिए हम सबके लिए बहुत ये हैं, इसके लिए हम सब लोग आभारी हैं। धन्यवाद। मैं क्या क्वेश्चन करूं आपसे, बात बस इतना ही करना था सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बस बात कर ले, बने लगी, मोला भी बने लगी इस तौर से बात कर। हो अब हम तो आपके गोठियाथन सर एक दिन और लगाए हो, नहीं लग पाई आप मन के। चल आज तो पागे सुना दे हैं, पकड़ ले। आज हो गया, आज हो गया। धन्यवाद धन्यवाद। तो आप प्रश्न था कि किसानों के लिए, और किसान अभी प्रधानमंत्री जी ने जिस विषय को लेकर 5E के बारे में बात की, एक बेसिक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जी, एग्रीकल्चर न केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस या लागत मूल्य को 1.5 गुना बढ़ाने के लिए कार्य योजना बना के सॉइल टेस्टिंग से लेकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हम नीचे स्तर में भी सीरीज़ ऑफ कोल्ड चेन जितने ज़्यादा हो सकते हैं ये बनाएं, और एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों को न केवल किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2 लाख करोड़ का कर्ज मिले, बल्कि आधुनिक खेती से जुड़ने के लिए उनको कैसे हम प्रशिक्षण दे सकते हैं, कैसे मार्केट से जोड़ सकते हैं। और अब तो उन्होंने एक बड़ा निर्णय कल जो लिया, वो ऐतिहासिक निर्णय है कि किसान को अपने उत्पादन को, चाहे धान हो, चावल हो, सब्जी हो, फल हो, जिस प्रकार का भी उत्पादन हो, मंडी ले जाने की बाध्यता समाप्त कर दिया। अब उसका मतलब उन्होंने कहा कि पूरा एक देश एक बाजार के रूप में विकसित हो रहा है, और एक देश एक बाजार का मतलब है कि कहीं भी आप देश के किसी भी राज्य के बाजार में अपने उत्पाद का कीमत लेने के लिए तय कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने ब्लॉक में, अपने ज़िले में ही उसको बेचें। जहां मार्केट में आजकल कनेक्टिविटी का युग हो गया है, लोग जुड़े हुए हैं और जुड़ के काम करते हैं, और मार्केट इतना ओपन हो गया है, तो ये सुविधाएं जिस प्रकार बढ़ रही है, उत्पादन भी बढ़ेगा,
उत्पादन के साथ साथ फैसिलिटी भी उनको प्रोवाइड होगी और एक मार्केट भी पूरा नेशनल मार्केट के रूप में किसानों के लिए खुल गया है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा जब छोटे किसानों को, नीचे गरीब किसानों को, अभी उन्होंने मजदूरों के लिए 60,000 करोड़ नरेगा के फंड में 40,000 करोड़ और ऐड कर दिया, यानी 1 लाख करोड़ मजदूर जो आज श्रमिक भाई, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो श्रमिक लोग हैं जो नरेगा में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, 40,000 करोड़ का एडिशनल फंड इस अभी उन्होंने डिक्लेयर किया। अब टोटल 1 लाख करोड़ का उनके पास फंड हो गया और उनके खाते में भी पैसा डायरेक्ट जमा हो सकता है, उसकी व्यवस्था की। तो मुझे लगता है श्रमिक योजना में असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं जो स्किल अनस्किल है, उनके लिए भी कार्य योजना बना के उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है और उसको बेहतर स्वरूप दिया है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं? जी, सोमेश गुप्ता। जी सोमेश जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते, डॉक्टर साहब को जय जोहार। जय जोहार जी, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं धमतरी से बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, सोमेश गुप्ता। बोल। जी, मैं जो हमारा गंगरेल डैम से बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने इतना प्रयास किया है और हम पूरे छत्तीसगढ़ को पानी सप्लाई कर रहे हैं गंगरेल डैम से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार के द्वारा और क्या किया जा रहा है जिससे हमारे को किसानों को और ज्यादा लाभ मिले, जिससे किसानी के द्वारा ही युवाओं को भी उसमें स्वरोजगार की उपलब्धता हो। जी, किसानों को उपलब्धता में मूलतः जो मोदी जी की सोच है और राज्य सरकार की भी उस पर सोच रहती है कि हम एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों को बेहतर सुविधा दें। और ये सुविधा की शुरुआत तुमको ख्याल होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय हम लोगों ने उस पूरे 15 साल में 13,000 करोड़ से ज़्यादा का बोनस किसानों को दिया ताकि आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से इंटरेस्ट फ्री लोन, छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां बिना ब्याज के 16% ब्याज था। जब मैं मुख्यमंत्री बना 16% से घटाते 9%, 9 से 6% और अंत में 0 इंटरेस्ट रेट में किसान का लागत मूल्य कम कैसे हो सकता है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसका उत्पादन करने के लिए जो आर्थिक संसाधन लगते हैं उसमें कम से कम इंटरेस्ट देना पड़े। तो हमने उसका इंटरेस्ट फ्री किया, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीदने की व्यवस्था की। पूरे छत्तीसगढ़ में 18 गांव में जितने पंचायत थे 8,000 से ज़्यादा सोसाइटी के माध्यम से परचेस करने का सिस्टम बताया, एक दाना धान खरीदने की व्यवस्था की और उसके साथ ही साथ ये पूरा सिस्टम को देश का ऐसा मॉडल बना कि हिंदुस्तान में इस प्रकार का सिस्टम कहीं नहीं था कि किसान अपने खेत से सीधा सोसाइटी को धान ले जाता था, घर कभी ले जा नहीं था और पूरे के पूरे धान खरीदी की व्यवस्था की। तो दूसरा विषय होता है कि सही कीमत पे खरीदने की व्यवस्था उनके खेत के आसपास ही पड़े, ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े। इन सारी व्यवस्थाओं को जोड़ने का काम हमने किया और केंद्र सरकार भी इसी प्रकार की योजनाएं किसानों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर बाजार की व्यवस्था, अच्छे से अच्छा खाद जो है तत्काल समय पे मिले, किसानों को कम इंटरेस्ट रेट पे किसानी के लिए कर्ज मिले, छोटे मोटे उद्योग करना है तो शिशु जो लोन होते हैं उस लोन में भी उनको 2% की छूट देकर उनको छोटे मोटे व्यवसाय गांव में रह के कर सकते हैं, उसके लिए भी प्रेरित करने का काम किया। गांव बिजली पहुंच गया, बिजली के आधारित आप छोटे मोटे काम अपने गांव में कर सकते हैं। कनेक्टिविटी इतनी बढ़ाई है प्रधानमंत्री जी ने, हर गांव हमारा पक्की सड़क से जुड़ने की स्थिति में है। जहां सड़क नहीं था छत्तीसगढ़ में, अब गांव सड़क और बिजली की व्यवस्था हो चुकी है, शुद्ध पानी की व्यवस्था हो चुकी है। जी, हम बात करें अगर प्रधानमंत्री जी की तो उनकी बहुत ही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रही है। वो बहुत ही आगे आने वाले समय को सोच करके योजनाएं बनाते हैं। हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त। हेलो। हाँ मैम, नमस्ते। जी नमस्ते। सर भी नमस्कार। हाँ जी नमस्ते, बोलिए। सर आपके कार्यकाल में हम लोग एक साल बहुत खुश थे। हाँ जी, आज क्या हो गए? हमारे गाँव में सर नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर। अच्छा, अभी जुड़ गया है भैया। हम लोग
हम लोग नेटवर्क के जरिए से कुछ पढ़ाई नहीं कर पा रहे सर। और कोरोना वायरस के कारण अभी घर से भी निकलना मना है। जी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं निकलना है, मास्क लगा के निकलना है, सावधानी से रहना है। तो सर पढ़ाई कैसे करें, यहाँ नेटवर्क नहीं है सर। अच्छा, कौन गांव है तोर? मगरपुर। अच्छा, मगरपुर, जंगलपुर पंचायत। जंगलपुर पंचायत, ठीक है, मगरपुर के ना। तो इंटरनेट बिल्कुल नहीं आते कि इंटरनेट आते बीच बीच में चले जाते, गड़बड़ हो जाती? नहीं सर, कुछ भी नेटवर्क नहीं है सर, यहाँ हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है सर। कुछ भी नेटवर्क लगा देना सर। हाँ ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद, आपने बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात मैं दिल्ली तक पहुंचाऊंगा। जी, तो जैसे उनके विजन की बात कर रहे थे कि बहुत ही आगामी सोच, जैसे अगर हम आज की परिस्थिति को देखें तो आज समझ में आ रहा है कि इम्यूनिटी और अगर स्वच्छता की बात करें तो वो कितना ज़रूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान बहुत पहले शुरू किया, आरोग्य मिशन एक योजना बनाई और स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन चला। तो ये कितनी दूरंदेशी उनकी थी कि इस तरह की ज़रूरतें एक गवर्नमेंट को या देश को ज़मीनी तौर पर मजबूत बनाने के लिए कितनी ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी का विज़न आने वाले 10 साल 20 साल के लिए रहता है और वो दूरदृष्टा जिसको कहा जाता है, जो वक्त की ताकत को समझ के कार्य योजना बना के उसका क्रियान्वयन करने की ताकत उनके अंदर है। और वो जानते हैं कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उस देश की समस्या के समाधान के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का ही काम नहीं किया, मेडिकल कॉलेज बढ़ाने का काम ही नहीं किया, सीटें बढ़ाने का काम ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसी योजना को लॉन्च किया जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का अनूठा योजना है, आयुष्मान भारत योजना। अब देखिए 50 करोड़ भारत के रहने वाले गरीब परिवार के लोगों को यदि उनको हार्ट की बीमारी हो जाए, लीवर की बीमारी हो जाए, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, नी रिप्लेसमेंट कराना है, उनके पास 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख नहीं, घर बिक जाते हैं, मकान बिक जाता है। उनकी स्थिति ये हो रहती है कि वो सब कुछ बेचने के बाद भी कैंसर हो गया, इलाज कराते कराते हाँ पैसे गए और उनकी मौत भी हो जाती। उसका एक रिप्लेसमेंट उन्होंने एक योजना बना के उन्होंने कहा आयुष्मान भारत, 5 लाख तक इलाज की व्यवस्था। और आप आश्चर्य करेंगे आज के तारीख तक 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल चुका है। और ये बड़ी योजना बनाने का उद्देश्य और हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का उन्होंने उसकी शुरुआत की स्वच्छता से। स्वच्छता की नब्ज उन्होंने पकड़ा कि सारी बीमारी का जड़, प्रधानमंत्री जब हाथ वॉश करने की बात करते थे तो देश में मजाक उड़ाते थे। प्रधानमंत्री जी जब शौचालय की बात करते थे तो उन्होंने अपने 26 जनवरी के उद्बोधन में भी इस विषय को जिक्र किया। 15 अगस्त को भी उन्होंने लाल किले के प्राचीर से कहा था स्वच्छता के लिए और हर घर में शौचालय, तो लोगों ने मजाक उड़ाया। आज देखिए इतना बड़ा असर होता है ये स्वच्छता का, हाथ वॉश, हैंड वॉश करने का और इस सारे विषय का। कोरोना के काल में आज हम याद करते हैं कि उनको तब से अंदाज हो गया था कि क्या कभी कोई ऐसा संकट भी आ सकता है। तो आज उनका इफेक्ट हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में शौचालय का निर्माण घर घर में हो गया। लोग बेहतर स्वास्थ्य के साथ जीने का तरीका भी सीख गए, नए आवास भी बन गए। जीवन स्तर में परिवर्तन लाने का एक ऐसा कार्य योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई जिसमें समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके तरक्की के लिए जो कार्य योजना ग्रास रूट लेवल में बन सकता है बनाए। जी, हमारे साथ एक और कॉलर है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं मनोज वर्मा, सहसपुर लोहारा ब्लॉक से। जी मनोज जी, बोलिए मनोज जी। प्रधानमंत्री योजना में मकान पास हो रही है। हाँ जी, हाँ बोल। सर किस्त तो मिल रहे, आखिरी किस्त मनरेगा के 15,000 अभी तक मिले नहीं है मुझे। अच्छा, प्रधानमंत्री के आखिरी किस्त नहीं मिले, मकान पूरा बना रहे? मकान पूरा बन गए हैं, वैल्यूएशन करके चल रहे हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ चुनाव पहले बन चुके हैं पूरा। नहीं गा, वैल्यूएशन हो गए है कि नहीं होकर? ओकर वैल्यूएशन करके चल रहे हैं कि नहीं? वैल्यूएशन वगैरह सब हो गए डॉक्टर साहब। अच्छा, ओकर पैसा तो और बाकी है, तीसरा किस्त बाकी है। अब आखिरी किस्त
15,000 रुपया पंचायत के जो मिलते वो नहीं मिले मुला अभी तक। अच्छा, 15,000 तोला पंचायत से जो मिल रही से सब्सिडी भी मिलते वो नहीं मिले हैं। चल ठीक है, बोले मैं बात कर लेता हूँ, कलेक्टर से बोल देता हूँ कि तोर गाँव में तोर भर है कि सबके है। लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। जैसे इन्होंने आवास की बात की तो समस्या सब बताएंगे जी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और गांव ग्रामीण उसमें भी काफ़ी काम हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद और आशा को लेकर आया। और मुझे लगता है कि जिस समय इस योजना की शुरू किया प्रधानमंत्री जी ने, उस समय इंदिरा आवास बनता था और इंदिरा आवास मिट्टी के 40,000 के मकान, 30,000 के मकान, 20,000 के मकान बना करते थे। और वो 2 साल 3 साल बाद वो मिट्टी का मकान गिर जाए, ध्वस्त हो जाए, न जाने कितने वर्षों तक 10,000 20,000 में मकान बनते रहे और ये काम होता रहा। प्रधानमंत्री जी ने एक विज़न लेके काम किया कि मकान बने तो आने वाले 30 साल तक इसमें मकान को फिर से देखने की ज़रूरत ना हो और गरीब को ये अवसर उसके जीते जी मिलना चाहिए कि उसका भी एक छत होगा, उसका भी एक लेंटर वाला मकान होगा। क्योंकि आदमी का सपना होता है कि एक छोटा सा उसका खुद का मकान हो, और वो पक्का मकान जब देने की बात आई तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि जो लोग पीढ़ियों से झोपड़ी में रहते थे, फूस के घर में रहते थे, उनको भी क्या मकान मिल सकता है। और आप आश्चर्य करेंगे, गांव-गांव में एक कॉलोनी और मोहल्ला का मोहल्ला दिखता है, 50, 100, 150 मकान, और वहाँ जाके देखो तो ऐसा लगता है कि नया कॉलोनी कहाँ से आ गया। तो बताते हैं कि 1 लाख, 1.5 लाख, 1,17,000 की लागत से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुआ। 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त में पैसा मिलता है वैल्यूएशन के आधार में। 2.5 करोड़ से ज़्यादा तक के आवास, 2.5 करोड़ का निर्माण उन आवासहीनों के लिए जीवन में वरदान साबित हुआ कि उनके जीवन में खुशी आए। और अकेला वो नहीं बना, देखिए उसके साथ क्या जुड़ गया, एक बत्ती कनेक्शन उसको मिल गया। तो एक बत्ती में 3 बत्ती लगते हैं आजकल, घर में आगे और पीछे 3 बत्ती कनेक्शन उसको मिल जाता है। उसके साथ पीछे एक शौचालय के लिए उसको 15,000 16,000 रुपये मिल जाता है। तो आज उसकी बच्ची, उसकी बेटी तालाब या नदी में जाने के लिए अपमानित होने की ज़रूरत नहीं है। घर में शौचालय हो गया, बिजली की व्यवस्था हो गई, पक्का आवास हो गया, और गवर्नमेंट की जो लाभ मिल सकता है उन योजनाओं को लाभ लेके अपने बच्चों को स्वाभिमान के साथ न केवल रहता है बल्कि पढ़ाई की व्यवस्था भी। जी, प्रधानमंत्री जी ने अभी एक नारा और दिया है, वोकल फॉर लोकल। कितनी बड़ी सोच है ये कि किस तरह से हम एक ज़मीनी तौर पर हम हमारे देश में हमारे उत्पादकों को, हमारे उत्पादनों को हम बढ़ाएं और किस तरह से एक इंटरनेशनल रेस में हम अपने आप को शामिल कर सकें। दुनिया का बाज़ार और दुनिया के बाज़ार में यदि खड़े होना है, और हम जिस प्रकार से आश्रित हैं दुनिया से और ख़ासतौर से चाइना के बाज़ार से, उससे स्वावलंबन की दिशा में बढ़ने के लिए, और स्वावलंबन और स्वाभिमान की बात जब करते हैं तो ये स्पष्ट करते हैं कि हम अभी उत्पाद को बेहतर तरीके से, यदि उत्पाद बेहतर करेंगे, उसको अपग्रेड करेंगे और न केवल नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लायक बनाएंगे, तो यदि हम उत्पाद ठीक करते जाएंगे तो ये स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और लोकल के प्रति के लिए वोकल की बात जब होती है तो लोकल प्रोडक्ट को यदि आप बेहतर तरीके से उत्पाद करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी ऐड करते हैं, उसमें कुछ फंड लगाते हैं जो गवर्नमेंट देती है, और उसका उत्पादन बेहतर करते हैं, तो वो न केवल आपके लोकल मार्केट में बल्कि नेशनल मार्केट में और बाद में अवसर आएगा तो संभावना बहुत रहती है कि इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच जाए। तो हम अपने छोटे छोटे हस्त उद्योग को, कुटीर उद्योग को, कॉटन का काम हो रहा है, खादी में काम हो रहा है, वुडन में काम हो रहा है, दूसरे प्रकार के काम हो रहा है, उनको इतनी बेहतर काम करते हैं कि उनको मार्केट ही बता दिया जाए टेक्नोलॉजी के साथ मिलके, तो इंटरनेशनल मार्केट से भी जुड़ सकते हैं। अब अवसर आ गया है कि हम अपने लोकल प्रोडक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें, लोकल उत्पादन बेहतर करें, क्वालिटी पे ध्यान दें और मार्केट में कॉम्पिटिट करने के लिए अपने आप को तैयार करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर आपने दिए। धन्यवाद, थैंक यू। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित की योजनाएं बना रहे हैं और उनका क्रियान्वयन हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भारत एक विश्व शक्ति बनकर उभरेगा। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।